गुड मॉर्निंग छात्र और छात्राएं। हम कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण जो पढ़ेंगे, जो कल पढ़ा था अपने ने, वह पहला पाठ इसका पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपने निकाल लीजिए, इसका पहला पाठ निकाल लीजिए संस्कृत व्याकरण का। तो इसका आपका पहला पाठ है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत वर्णमाला जो कल अपने ने पढ़ी है, इसमें कुछ तो पहले पढ़ चुके हैं, अब जो कल पढ़ा है इसके आगे हम आज से शुरू करेंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था वर्ण, यानी आप वर्ण जानते हो हिंदी में भी और संस्कृत में भी आपको बता चुके हैं कि वर्ण क्या होते हैं, कि अपनी जो भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो कल पढ़ा उसकी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं अपने। फिर वर्ण के बाद में वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होती है कि हम बहुत सारे वर्ण मिला लेंगे तो एक क्या हो जाएगी, हमारी वर्णमाला हो जाती है। यानी वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला के बाद में हमने पढ़े यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन से बताए थे आपको, स्वर और व्यंजन। ठीक है, फिर हम स्वर के भेद पढ़े थे। स्वर के कितने भेद होते हैं, तीन। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर आप जानते ही हो, दीर्घ स्वर जानते हैं, कल बता दिया, प्लुत स्वर। अब जो वर्ण के दो भेद थे उसमें से एक अपने पढ़ चुके हैं, वर्ण के भेद। पहला है आपका स्वर, दूसरा है आपका व्यंजन, ये व्यंजन। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, 13। व्यंजन कितने होते हैं अपने, 32। तो ये आपके स्वर है, जो 5 तो आपके ह्रस्व होते हैं और 8 आपके दीर्घ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सभी बच्चे अपनी बुक में ध्यान दीजिए। व्यंजन, जो वर्ण बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता है। यानी व्यंजन आपके बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। जबकि हम स्वर पढ़ते हैं तो किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसमें किसी उच्चारण करते समय किसी वर्ण की सहायता लेनी होती है क्या, नहीं। जबकि ठीक इसके विपरीत है व्यंजन, इसमें हमें इस वर्णों का उच्चारण करते वक्त हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। वह हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए आप, व्यंजन का उच्चारण काल अर्ध मात्रा के समय के बराबर है, यानी आदि मात्रा के समय के बराबर है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता है उसमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं। आपको बताया ना, जिसमें स्वर का योग यानी मिला नहीं होता, जैसे क है, ये हलंत लगा दिया तो इसमें स्वर नहीं है, इसमें क्या नहीं है, स्वर नहीं है। अगर हमको इसको ऐसे कंप्लीट लिख दिया तो इसमें स्वर मिला है। अगर हलंत लग गया, इसलिए तो इसको हलंत लगने से तो हल बोलते हैं और इनको अच बोलते हैं। स्वर को अच बोलते हैं, व्यंजन को हलंत की वजह से हमको हल बोलना पड़ता है। आगे देखिए, जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता है उसमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं। यथा जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण आदि। संस्कृत में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हमारे कुल कितने व्यंजन होते हैं, 33 होते हैं, जिनमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जिनमें हमारे 25 तो कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग की 5 अक्षर
जो कैबर की लाइन, चैबर की लाइन, टैबर की लाइन, तैबर की लाइन और पैबर की लाइन, ये आते हैं। इसे मिलाकर कितने हो गए आपके? 25 हो गए हैं। तो ये 25 क्या है? व्यंजन में स्पर्श है। तो 25 आपके क्या हो गए हैं? स्पर्श व्यंजन हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, 4 आपके अंतस्थ होते हैं और 4 ही आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके? 25, जो आपके क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं। कितने तक होते हैं? प वर्ग तक होते हैं। ये आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। जैसे क की लाइन में क, ख, ग, ग, ण और च में च, छ, ज, तो आपको प तक बोलना है। इसलिए टोटल कितने हो गए आपके? 25 हो गए। फिर है आपका अंतस्थ है। दूसरे नंबर पर क्या है आपका? अंतस्थ। अंतस्थ कितने होते हैं आपके? 4 ही आपके अंतस्थ होते हैं। य, र, ल, व और य, र, ल, व, ये आपके कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल, व। और आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके। ऊष्म भी आपके 4 ही होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं आपके? 4 ही होते हैं। स, स और है, ये आपके ऊष्म होते हैं। जैसे आप स बोलते हैं, ऊष्म यानी ऊर्जा निकलना। ऊष्म होता है ऊर्जा निकलना। जैसे आप स बोलोगे तो मुंह से आपके हवा निकलेगी। ऐसे है में निकलती तो नहीं है। जैसे आप नॉर्मली बोलोगे तो है में हवा नहीं निकलती, ऐसे सांस नहीं फूलती है। लेकिन जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो या कहीं से आप भग रहे हो, फिर रुक जाते हो, तो फिर आपकी जो सांस फूलती है उसमें है की आवाज़ निकलती है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक जाते हो, फिर एक सांस लेते हो, उसमें है की आवाज़ निकलती, हाँ ऐसे निकलती ना उसमें। तो इसलिए इसको भी ऊष्म व्यंजन में रखा गया है। ठीक है, इनमें तो सही में तो निकलती है, लेकिन है का कारण भी यही है। अब आगे देखिएगा आप, स्पर्श व्यंजन आपने देख लिए। क, ख, ग, ग, ण, क वर्ग हो गया। च में च, छ, ज, ज, ये हो गया। ट, ठ, ड, ड, ण हो गया। त, थ, द, ध, न, ये आपकी त वर्ग हो गई। प वर्ग की लाइन देख लीजिए। प, फ, ब, भ, म, ये आपका प वर्ग हो गया। फिर देखिए य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन है। ये र, ल, व क्या है आपके? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। स्पर्श 4 और ऊष्म 4, जो कौन से होते हैं आपके? स। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। यानी इसके अतिरिक्त आपके क्या होते हैं? और भी संयुक्त अक्षर होते हैं जो 2 से मिलकर बनते हैं, उनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। 2 वर्णों से जो मिलकर बनने वाला एक ही वर्ण, वो संयुक्त वर्ण कहलाता है। जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। वे निम्नलिखित हैं, देख लीजिए। स्वरों को अच एवं व्यंजनों को हल भी कहते हैं। आपको पहले बताए थे ना, स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। अब है आपका ये संयुक्त वर्ण देख लीजिए। जैसे आपका 6 बना है, आपका 6 से छतरी बना है। तो 6 से छतरी किन से मिलकर बना है? आपका क और श से मिलकर आपका ये 6 बना है। फिर दूसरे नंबर पर देखिए आपका द और ये से मिलकर ये ध बना है। ठीक है, फिर आपका है गे बना है आपका ज
ज और ये से मिलकर आपका गे बना है। और आपका फिर है श्रय, श्रय आपका से प्लस रे दोनों को मिलाकर श्रय बना है। फिर आपका त्रय, त्रय आपका ते प्लस रे दोनों को मिलाकर त्रय बना है। ये आपके संयुक्त वर्ण है। ये क्या है आपके संयुक्त वर्ण है। ये आपको याद रखना है। क और स मिला के श बनता है, त और ये मिला के दे बनता है, ज ये मिला के गे बनता है, स और रे मिला के श्रय बनता है, त और रे मिला के त्रय बनता है। अब आगे देखिए अयोगवाह। अब अयोगवाह वर्ण है जो आपके स्वर में है ना, लास्ट में जो आपकी अंग, यहाँ नहीं लिखना है आपको, ये मिटा देते हैं आपके। जैसे ए आ के बाद में आपके दो वर्ण रह जाते अंग है, तो ये हमारे क्या है अयोगवाह वर्ण है। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग, जीवा, मूल्य एवं उपधमानीय वर्णों का प्रयोग भी किया जा रहा है। उन्होंने अयोगवाह वर्ण कहते हैं। कौन कौन से? जो अनुस्वार है, जो अनुस्वार ऊपर बिंदी लगती है आपकी अनुस्वार। एक है आपका चंद्र बिंदु, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। और विसर्ग है, विसर्ग आप जानते हो संस्कृत में बहुत ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है इसका। फिर है आपका जीवा मूल्य, जो क तथा ख से पूर्व आदि विसर्ग के समान ध्वनि को जीवा मूल्य कहा जाता है। क और ख से पहले वाले जो विसर्ग होते हैं के समान ध्वनि को हम क्या कहते हैं? जीवा मूल्य कहा जाता। जैसे क ख है ना, जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है आपके क ख, ये आपके जीवा मूल्य है। उपध्मानीय ये है आपके प तथा फ से पूर्व आदि विसर्ग के समान जो ध्वनि को उपध्मानीय कहा जाता है। इसमें भी सेम ऐसे के ऐसा ही है। जैसे आप प लिखोगे फिर आधा ऐसे कर दोगे, और फिर है फ में भी आप ऐसे ही करोगे, फिर आप फ लिख दोगे। आजकल प्रयोग चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, अब नहीं होता है, ये पहले होता था, अब तो ये लुप्त ही हो गया है। उपध्मानीय और ये जीवा मूल्य ये अब नहीं होते हैं। अगर क ख का होगा तो जीवा मूल्य हो गया है, और प फ का होगा तो उपध्मानीय हो गया है। ये चिन्ह है। अब है आपके वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान देख लीजिए। वर्ण, आपको वर्ण बोलेंगे, फिर उनका उच्चारण स्थान क्या है। एक तरफ वर्ण है आपके और इधर आपका उच्चारण स्थान। आप हर वर्ण के अलग अलग उच्चारण स्थान है। जैसे देखिए ए, आ, क, ख, ग, घ, ण, है एवं विसर्ग, ये है आपके जो इनका उच्चारण स्थान है। आपके देख लीजिए ए, आ, क, ख, ग, घ, ण और है। और इसमें विसर्ग भी आता है आपके। और क्या आता है इसमें? ये विसर्ग। ये कौन से इनका उच्चारण स्थान है? कंठ। क्या है इनका उच्चारण स्थान? कंठ। उच्चारण स्थान क्या हो गया? इनको हम कंठ से बोलते हैं। कंठ से बोल रहा है ना, कंठ से आप बोल के खुद भी महसूस कीजिएगा। ए, आ, क, ख, ग, घ, ण, है। ठीक है, तो हमारे ये क्या है? कंठ से है। फिर है आपका ऐसे इसमें देख लीजिए ई, च, छ,
ज, झ, ये, स, ये आपके तालु से बोलते, तालु से बोल रहा है ना। फिर आपके मूर्धा री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, स, ये आपके मूर्धा है। अब आज के लिए यहीं विराम देते हैं, कल आगे पढ़ेंगे। आप अपनी डायरी निकाल लीजिए और उसमें डायरी नोट कीजिएगा। संस्कृत व्याकरण, व्याकरण निकालिए अपनी डायरी और आप डायरी नोट कीजिएगा। पाठ 1 पढ़िए। आपको पढ़ना है, जितना आपको पढ़ा दिया है वह आपको याद करना है, ठीक है। ये आप डायरी में नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।